जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है। संख्या एक संख्या दे रखी है यहाँ पर और कह रहा है में एक के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर होगा। तो स्थानीय मान का मतलब होता है साथियों कि जिस अंक के बारे में पूछेगा, यानी एक के बारे में पूछ रहा है तो एक जो है वो किस स्थान पर है। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस संख्या में जो एक है वो किस स्थान पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक किस स्थान पर है। तो देखते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी एक जो है आपका वो 1000वें स्थान पर है। यानी करते क्या हैं, जो एक हमारा स्थानीय मान है एक का, तो एक को लिख लेते हैं, उसके बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 2 3, यानी यहाँ पर 3 जीरो लगा देते हैं। तो ऐसे हमने देखा कि एक हमारा, अभी हमने आपसे कहा था कि 1000वें स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो यहाँ पर क्या आ गया 1000, यानी उसका जो स्थानीय मान है वो 1000 हो जाएगा। अब इसी में अगर जातीय मान की बात करेगा कि एक का जातीय मान क्या होगा, जो जातीय मान होता है साथियों उसकी फेस वैल्यू, यानी कि जो वो स्वयं है वो वैल्यू उसकी जातीय मान होती है। तो एक की अगर जातीय मान की बात करें, यानी उसकी जाति क्या है या वह संख्या क्या है, तो एक जो है वो स्वयं एक है। कह रहा है इनका अंतर क्या होगा, तो इनका अंतर हम कर देंगे। तो इसमें से माइनस कर दीजिए, 1000 में से एक माइनस करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जिस क्वेश्चन का जवाब होगा वो हमारा 999 होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो स्थानीय और जातीय मान में क्या अंतर होता है, जो स्थानीय मान होता है वो किस स्थान पर है ये आपको बताना होता है, और जातीय मान क्या होता है, उस संख्या की स्वयं की वैल्यू जो होती है वही उसका जातीय मान होता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 6 अंकीय कुल कितनी संख्याएं होती हैं। इसका कहने का मतलब साथियों यह है कि 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। अगर हम संख्याओं की बात करें तो 1 से शुरुआत हुई आपकी, अनंत तक की संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो साथियों जैसे हम संख्याओं की शुरुआत की बात करें 1 2, ऐसे संख्याओं की शुरुआत होती है और ये हमारी अनंत तक जाती है। तो अब हमने देखा ये तो हमारी 1 अंक की संख्याएं हैं। इसके बाद अब 10 के बाद हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 2 अंक की संख्याएं शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आगे 3 अंक की संख्या होंगी, फिर 6 अंक की संख्याएं। तो कल के प्रैक्टिस सेट में हमने आपको बताया था कि अगर हम 6 अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो साथियों 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी और 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो हम देखेंगे 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको हमने कल बताया था कि 6 अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो हम क्या करेंगे, 6 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 9 लिख लिया। यानी कि अगर हम 1 से लेकर यहाँ तक जाएँ तो सभी संख्याओं की जो कुल संख्या होगी वो इतनी होगी। लेकिन अब कह रहा है कि केवल हमें 6 अंक की बताना है, तो इसका मतलब हमें 5 अंक तक की संख्याओं को इसमें से अगर माइनस कर दें तो जो बचेंगी वो हमारी 6 अंक की होंगी। और 5 अंक तक की सबसे बड़ी संख्याएं कितनी होंगी, तो आप सब जानते हो कि सर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या सर ये हो जाएगी कि हम 9 को 5 बार लिख दें। अब कह रहा है कि हमें केवल 6 अंक की बतानी है, तो 5 अंक वाली संख्याएं अगर हम कुल 6 अंक की सभी संख्याओं से माइनस कर दें तो जो बच जाएंगी वो हमारी केवल और केवल 6 अंक की संख्याएं होंगी। तो क्या करना है, सिंपल सा इसमें से इसको घटा देना है। यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा और ये 9 का आपका 9 बचेगा। तो जब हमने देखा कि इसको घटाने के बाद हमारा जो जवाब आया वो क्या सही आया, 9 के बाद 1 2 3 4 5। अब इसी में बहुत सा ध्यान आपको देना है कि कई बार इन दोनों ऑप्शन में जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो हमें यहाँ से 0 को काउंट कर लेना है, कितने 5 जीरो हैं और यहाँ पर 4 हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरीके से कभी 6 अंक की या 7 अंक की पूछ लेता तो आप ऊपर 9 लिखते 7 बार और नीचे हमें 6 अंक वाली माइनस करना था, यानी 6 बार 9 लिखकर हम क्या करते हैं, उनका आपस में अंतर कर देते। तो चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दे रखा है तीसरा प्रश्न, कह रहा है 1 3 9 0 7 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या होगा। तो साथियों सबसे अगर आप पहले बात करें कि इन संख्याओं से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो अगर हम इनमें सबसे बड़ी संख्या की बात करें, क्या बात करें सबसे बड़ी संख्या की, तो सबसे बड़ी संख्या की जब हम बात करेंगे तो इनको लेकर हम सबसे बड़ी संख्या अगर बनाना चाहें तो क्या करेंगे, आप 1 से शुरू करेंगे कि 0 से शुरू करेंगे या किस संख्या से शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इनकी सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम इनकी जो शुरुआत करेंगे वो हम सबसे बड़े नंबर से करेंगे। जैसे अगर हम
कि मान लीजिए आपको हम 2 नंबर देते हैं, कहते हैं 1 और 2 से आप एक संख्या बनाइए, तो आप सबसे बड़ी संख्या बनाओगे तो कहोगे सर 2 को पहले लिखेंगे, ये देखिए सबसे बड़ी संख्या बन गई दोनों को मिलाकर। और अगर इसी में सबसे छोटी संख्या की बात करते तो आप कहते सबसे पहले हम 1 रखेंगे और बाद में हम 2 रखेंगे, यानी सबसे छोटी संख्या 12 हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 21। बस यही काम आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर 5 संख्याएँ दे रखी हैं, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले बड़ा नंबर रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा नंबर रखेंगे हम 7, उसके बाद उससे छोटा नंबर रखेंगे 3, उसके बाद उससे छोटा नंबर रखेंगे 1, उसके बाद लास्ट में हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या की, इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या की। तो इनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? तो अब आप लोग कहोगे कि सर सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे पहले 0 रख देंगे, क्योंकि सबसे छोटा नंबर 0 है। लेकिन आप बताइए कि अगर हम 3 अंक ले लेते 1, 2 और 0, हम कहते सबसे छोटी संख्या बनाओ 3 अंक से, तो आप क्या क्या ऐसे बना देते 1 और 12। तो देखो जब हम 0 को पहले लिखते तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, तो यहाँ पर हमारी संख्या तो 2 अंक वाली बनी, जबकि हमको इन सभी से मिलाकर संख्या बनानी थी। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आप 0 रखोगे कि सबसे पहले 1 रखोगे? तो साथियों आपको सबसे पहले यहाँ पर 1 रखना है, उसके बाद 0 रखना है, और 0 रखने के बाद फिर कितना रखना है 3 रखना है, 3 रखने के बाद 7 रखना है, उसके बाद कितना रखना है 9 रखना है। अब क्या करना है, इन सबका अंतर बताना है, तो यहाँ से इनका अंतर कर दीजिए। तो देखिए यहाँ 0 है, अब 0 से तो 9 नहीं माइनस होगा, तो यहाँ पर 10 इधर से ले लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा 1। अब यहाँ से आपने 1 ले लिया तो यहाँ 0 बचेगा, 0 में से 7 गया कितना बचेगा 3। अब यहाँ कितना बचा 2, और 2 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 9, और 9 जाने के बाद यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ 9 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 8। यानी कि जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 8, 6, 9, 3, 1, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अब इसमें अगर आप लोग जरा सी भी गलती करते तो दूसरा ऑप्शन भी आपका आ जाता। देखिए ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा 86931। तो इस तरीके से आपको छोटी संख्या जब भी बनाना है तो कभी भी आप 0 को पहले मत रखना। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, अगर 3 अंकों की संख्या होती है और 0 को हम पहले रख देते तो हमारी जो संख्या बनेगी वो 2 अंकों की बनेगी, क्योंकि अगर किसी भी संख्या से पहले 0 लगा होता है तो उस 0 का कोई भी मतलब नहीं होता है। तो ये छोटी सी चीज़ है, आप इसको गलत मत करिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला प्रश्न आपका है वो दे रखा है कि 5 परिणामों का औसत जो है वो 46 है एवं पहले 4 परिणामों का औसत 45 है। 5वां परिणाम क्या होगा? तो देखिए इसके लिए हम आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तो आपने बेसिक तरीका पढ़ा होगा कि जो योग निकालना होता है, अगर हम 5 संख्याओं का योग निकालें तो 5 संख्याओं का योग निकालने के लिए आप सब जानते हो औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। तो अब अगर हम योग निकालें तो औसत का अगर हम संख्याओं से गुणा कर दें, यानी 46 का अगर हम संख्या यानी 5 से गुणा कर दें तो इन 5 संख्याओं का योग हमें निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से हम योग निकाल सकते हैं 5 संख्याओं का। तो ये कितना आ जाएगा, 5 6 का 30 और 5 जो को 20 और 3 23, यानी 230। अब बात करते हैं हम 4 संख्याओं की। पहले की 4 संख्याओं का योग जो होगा, 4 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा? तो आपको होगा सर औसत का गुणा कर दिया जाएगा किससे? 4 संख्या है, 4 से गुणा कर दिया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 5 20 और 4 चौक 16 और 2 18, यानी 180 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि सर 5 संख्याओं का योग 230 था और 4 संख्याओं का 180 है। इसका मतलब 180 से ज़्यादा बढ़ रही है संख्या, वो किस वजह से बढ़ रही है? 5वीं संख्या की वजह से। अब आपको 5वां परिणाम ही बताना है, 5वीं संख्या, तो सीधे से आपको क्या करना है, 230 में से 180 को माइनस कर देना है। 0 और 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50, यानी आपका जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी सही जवाब होगा। एक तो ये आपका बेसिक तरीका हो गया। एक आप इसे और छोटा करना चाहते हैं तो एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। कह रहा है 5 परिणामों का औसत 46 है, पहले 4 परिणामों का औसत 45 था। यानी कि जब हमने 4 परिणामों की बात करी थी तो इनका जो औसत था वो साथियों कितना था, 45 था। यानी कि सभी की अगर हम औसत की मतलब ये होता है कि सभी संख्याएं 45 होंगी। लेकिन कह रहा है कि जैसे ही वो 5वां संख्या इसमें शामिल करी गई तो औसत कितना हो गया, 46 हो गया। तो इसका मतलब अगर 5वीं संख्या 45 होती, यानी 45 होती, तो औसत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इस 5वीं संख्या के आने से एक औसत बढ़ गया, एक औसत बढ़ गया। इसका मतलब जो 5वीं संख्या अधिक होगी वो कितना होगी, तो इसने पांचों संख्याओं को एक एक बढ़ा दिया। यानी कि औसत में वृद्धि का मतलब होता है प्रत्येक संख्या में एक एक की वृद्धि। तो 4 संख्याओं का 45 था, 5 संख्या जो 5वीं आई वो 45 से 46 कर दिया औसत सबका, यानी एक बढ़ा दिया। 45 तो उसे
पहले से ही होना चाहिए था, क्योंकि औसत ही पहले 45 था और उसके आने से सबका औसत 1 बढ़ गया, यानी 5 संख्याओं पर 1 औसत बढ़ जाएगा, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा 50। यानी कि जो नई संख्या शामिल की है तुमने वो क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी। तो साथियों इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, थोड़ा सा और शॉर्ट में आप इसको कर लेंगे। बाकी ये हमने आपको बेसिक तरीका बताया है कि 5 संख्याओं का योग 230 आ जाएगा, 4 संख्याओं का योग 180। अच्छा 180 से 130 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या अधिक शामिल है। उसी अधिक संख्या के बारे में बताना था, तो हमने क्या किया, इन दोनों का अंतर कर लिया और हमारे इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया। तो साथियों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 2000 रुपये की राशि पर 5% की दर से कितने समय में 2100 रुपये कितने समय में 2100 रुपये हो जाएगी, मतलब वह राशि जो है वो 2100 रुपये हो जाएगी। तो देखिए इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आप सभी ने एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो यहाँ पर अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो 2000 से 2100 रुपये हो गया है, यानी जो ब्याज मिला वो हमें 100 रुपये का मिला है। और प्रिंसिपल यानी मूलधन जो हमारा था वो कितना था 2000 रुपये। तो यहाँ पर आप P की वैल्यू 2000 रख दीजिए। उसके बाद कह रहा है दर जो है आपकी वो 5% है और समय आपको बताना है, तो समय के लिए आप T को T लिखिए और इसे 100 से भाग कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। 20 से आप इसे काट सकते हैं, 20 पंजे 100, और देखिए 5 से ये 5 कट गया, यानी T की वैल्यू जो कितनी आ गई 1। अब T की वैल्यू 1 मतलब 1 वर्ष में इतना उसे ब्याज मिला था। तो एक तो आप साधारण से PRT से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100। दूसरा तरीका यह है कि जो 2000 रुपये आपने मान लीजिए किसी बैंक में जमा किए, 2000 जमा किए और ये पैसा आपका कितना हो गया 2100 रुपये। तो यहाँ से अगर हम ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना मिला हमें 100 रुपये का, और ब्याज हमें मिला किस धनराशि पर, तो आप कहोगे सर 2000 पर ब्याज मिला। तो 2000 पर जब ब्याज मिला यानी 100 जो है हमारा 2000 का कितना % है, यानी यहाँ से पता चल जाएगा जो हमें ब्याज मिला वो कितना % मिला। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जो ब्याज हमें मिला टोटल 5% मिला। अच्छा टोटल 5% ब्याज मिला और ये 5% ब्याज मिला कितने वर्षों में, अब ये कैसे तुम बताओगे। 5% टोटल मिला और एक साल में कितना मिलता है 5%। तो अगर एक साल में 5% मिलता है, टोटल उसको 5% ही मिला है, यानी कि इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1। यानी जो ब्याज हमें 5% मिला वो टोटल कितने वर्ष में मिला 1 वर्ष में मिला। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं परसेंटेज की मदद से, और बाकी साधारण ब्याज के फॉर्मूले से करेंगे तो भी आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। बताइए कि 15 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो उसने जो 15वीं पारी में 58 रन बनाए, जिससे क्या हुआ उसने 3 की वृद्धि कर दी, सभी मतलब अपने पुराने औसत में 3 की वृद्धि कर दी। तो यहाँ पर अगर हम उसमें अधिक रनों की बात करें, उसने 15वीं पारी में और 15 पारी खेली और प्रत्येक पारी में अगर 3-3 औसत बढ़ा देगा, यानी कि 45 रन तो उसने अधिक बनाए हैं। इसका मतलब पहले उसने कम रन बनाए होंगे, तो पहले कितने रन बनाए थे, तो 58 में से अगर हम 45 माइनस कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 8, 5, 13, यानी कि इससे पहले 14 पारियों तक उसने केवल और केवल 13 रनों के औसत से बनाया। यानी कि अगर हम बात करें 14 पारी का औसत की बात करें तो औसत जो आ जाएगा वो 13 आ जाएगा। अब कह रहा है कि 15 पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो देखो 14 पारी तक अगर औसत कितना रहा उसका 13, और उसके बाद उसने वृद्धि कितनी करी 3 की, यानी कि अब 15 पारी के बाद उसका औसत कितना हो जाएगा 13 और 3 16। यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 16, ऑप्शन सी। एक बार फिर से इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, हो सकता है चीज़ें ना समझ में आई हो। कह रहा है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है, यानी कि उसने 15वीं पारी में ज़्यादा रन बनाए हैं तभी उसके औसत में 3 की वृद्धि हुई है। तो सबसे पहले अगर 15 पारी में उसने प्रत्येक पारी में, औसत में वृद्धि का मतलब होता है प्रत्येक पारी में उसने बढ़ाए रन, तो 15 पारियों में अगर प्रत्येक में 3-3 बढ़ाएगा, यानी 45 रन उसने बढ़ा दिए पहले से। अब 45 रन उसने अगर अधिक बनाए हैं, इसका मतलब पहले कितना बना रहा होगा, तो आप क्या करो 58, भाई 15वीं पारी में 58 बनाए हैं, 58 में से उसने 45 रन तो केवल अधिक बनाए हैं 15वीं पारी में, इसका मतलब 13 रन उसने पहले वाले बनाए होंगे जो पहले औसत रहा होगा। तो 14 पारियों तक का जो औसत रहा होगा वो 13, भाई 13 रन बनाता तो उसके औसत में कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन उसने 13 से कितने ज़्यादा बनाए 45, जिसकी वजह से क्या हुआ औसत में 3 की वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब जो 14 पारियों का औसत रहा होगा उसका 13 रहा होगा। अब कह रहा है 15 पारी के बाद उसका जो औसत होगा वो क्या होगा, तो 13 औसत अगर पहले रहा होगा, 3 की वृद्धि उसने कर ली, यानी कि 15 पारी के बाद उसका औसत जो होगा वो 16 होगा। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो 16 है। अगला प्रश्न आपका ये है, क्या कह रहा है, 40 के वर्ग
के 40% का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सा प्रश्न है, कह रहा है 40 के वर्ग, यानी 40 का वर्ग अगर आपसे कहेगा तो आप कहोगे सर 40 का 2 बार गुणा कर देंगे, 40 का वर्ग हो गया। उसके बाद कह रहा है के 40%, यानी इसका 40% हम कर देंगे तो ये हो गया 40%। का कह रहा है 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई और इसी को सॉल्व करना है और जवाब आपको देना है। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 4 से 1 4 कट गया, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और एक आपका जीरो बचा, यानी 160। 160 ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 12, 16, 18 संख्याओं का चौथा समानुपाती क्या होगा। तो देखिए जब भी समानुपात में किसी संख्या को लिखते हैं तो हम किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हम उस चीज़ को देखते हैं कि हम अगर 4 संख्याओं को समानुपात में लिखेंगे तो साथियों कैसे लिखेंगे। तो 4 संख्याओं को जब समानुपात में लिखते हैं यानी 12 अनुपात 16 और समानुपात 18 और चौथा अनुपात हमें नहीं पता है, यानी चौथे अनुपात को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब इसे सॉल्व करने का जो तरीका होता है आप सब जानते हो, अनुपात को हम लिख सकते हैं 12/16, यानी अनुपात का मतलब ही होता है भाग, और समानुपात का मतलब होता है साथियों बराबर। तो हम इसे लिखेंगे 18/x। तो यहाँ से आपको सिंपल सा एक काम करना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। इसे देखो 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 और कुछ नहीं कटने वाला, तो क्या करो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ आ जाएगा 2x और 18 गुणे 3। अब देखिए 2 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार। x बराबर कितना आ जाएगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा 27 होगा। तो ऑप्शन में नहीं, कहीं गलत कर दिया, एक बार देख लेते हैं, चेक करते हैं। 12/16 और 18/x, 6 दूनी 12, अच्छा सॉरी ये 16 था यहाँ पर, 6 से नहीं 4 से कटेगा, 4 3 12 और 4 चौक 16। देख लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 18 गुणे 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3x, 3 से काटेंगे, 3 6 18 और x बराबर कितना जाएगा, 6 चौक 24। थोड़ा सा देख लीजिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमने 16 की जगह 18 ले लिया था। क्या दे रखा है, 12/16 बराबर 18/x। तो इसे 4 से काटेंगे, 4 3 12, 4 चौक 16 और 18/x। इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का x से गुणा हो जाएगा, 3x आ जाएगा, 4 का 18 से गुणा कर देंगे, 18 गुणे 4, 3 से काटेंगे, 3 6 18 गुणे 4, 6 चौक 24। यानी इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। कह रहा है कि यदि 16 व्यक्ति एक दीवार को 15 दिनों में बना सकते हैं तो 8 दिनों में इसे बनाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो क्या है, एक काम है जिसको 16 व्यक्ति मिलकर करते हैं। ठीक है, एक दीवार बना रहे हैं और उसे बनाने में टोटल 15 दिन लगे, यानी कि 16 व्यक्ति 15 दिन तक इस काम को उन्होंने कर लिया और काम करने के बाद उन्होंने एक दीवार को कंप्लीट कर लिया। कह रहा है इसी दीवार को, यानी इसी काम को 8 आदमी करें, 8 दिन में करें। 8 दिन में करना है और कितने आदमी लगेंगे तो ये आपको बताना है कि कितने आदमी लगेंगे। तो यहाँ से आप सिंपल सा इसी काम को करना है, तो 16 गुणे 15, यानी ये जो भी काम रहा होगा इसे अब 8 दिन में करना है। कितने आदमियों को, मान लीजिए m आदमियों को करना है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, 8 दूनी 16, तो 15 का 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 30। यानी जो आदमियों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 30। यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 ग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाते हैं। देखिए यहाँ पर व्यक्तियों की भी बात करा है, दिन की भी बात कर रहा है और करा है 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो समझिएगा जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है जहाँ पर कार्य दे रखा होता है, भाई अगर आदमी चावल खा रहा है, चावल खाने का मतलब एक प्रकार से वो कार्य कर रहा है। 200 किलोग्राम चावल खा गया मतलब उसने कुछ काम किया। तो कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन हो और कार्य की बात करें तो कार्य को आपको हमेशा नीचे रखना है। 200 किलोग्राम चावल हो, 5 मीटर दीवार बना रहा है, एक खेत को जोत रहा है, या इतनी कुर्सी बना रहा है, इतनी मेज बना रहा है। इस तरीके से जब भी आपसे कहे तो समझिएगा उस कार्य की बात कर रहा है और कार्य को हमेशा नीचे रखा जाता है। फिर अगली बार कह रहा है कि इसी कार्य को 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम 30 व्यक्ति
500 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे, तो डी दिन में खाएंगे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और 5 से इसे काटो 6, और 2 से इसे काट लो 20, और 6 पंजे 30, 20 पंजे कितना हो गया 100। यानी जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो साथियों, आपको अगर ये अच्छा लगा हो तो प्रैक्टिस सेट को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए और लोग भी हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।